Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another small finance bank, that is Jana Small Finance Bank. ठीक है. So we have already covered many small finance bank. आप देखो from starting off from AU Small Finance, सूर्योदय, Equitas, Ujjivan, Capital Small Finance Bank और जो दो तीन बाकी है that is Jana Small Finance Bank, उत्कर्ष and ESAF Small Finance Bank. ये तीन कवर कर लेंगे. In this video I'm covering Jana and the next video दोनों कवर कर लेंगे ESAF and उत्कर्ष. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, पूरा अगर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला सेक्टर अगर देखें तो वहाँ पे करंटली एज वी नो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है. ठीक है. ऑफ द माइक्रो फाइनेंस जो भी कस्टमर्स है देवर नॉट पेइंग देयर EMIs ऑन टाइम. ठीक है. उसके वजह से सबका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, प्रोविजन आर ऑन अ राइज, एसेट क्वालिटी सबका ख़राब हो रहा है, EMIs बाउंस हो रहे हैं. तो अभी ग्रेजुअली द सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है इन फ्रॉम द लास्ट 3-4 मंथ्स एंड थोड़े कंपनीज आर रिपोर्टिंग इम्प्रूवमेंट, थोड़े स्टेबलाइज हो रहे, कंसोलिडेट हो रहे हैं थोड़े नंबर्स कि मतलब और डिटीरियोरेशन तो नहीं हो रहा है. ठीक है. अभी जना का देखो तो दे आर प्रेजेंट इन 23 स्टेट्स. उनके पास अराउंड 809 ब्रांचेज है. ठीक है. एंड दे एडेड अराउंड 8 ब्रांचेज इन दिस क्वार्टर. AUM का साइज़ कितना है? देयर AUM का साइज़ है 30,000 करोड़ एंड ग्रोथ कितना है? अराउंड 16% YoY. ठीक है. एंड तो ग्रोथ मतलब ठीक ठाक है, कंपेयरिंग विद अदर्स रीजनेबल ग्रोथ है क्योंकि इनका भी माइक्रो फाइनेंस वाला अच्छा खासा सेगमेंट है. ठीक है. 30% ऑफ द AUM कम्स फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस स्पेस. ठीक है. एंड सिक्योर्ड वाला में अराउंड 70% रिमेनिंग इज सिक्योर्ड. ओवरऑल अगर देखो AUM उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज उनका है उनका अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स वाला सेगमेंट. ठीक है. होम लोन लैब जो है दैट इज contributing around 22% of the AUM. द सेकेंड हाइएस्ट इज माइक्रो लैब. ठीक है. माइक्रो लैब होता है आपका एवरेज टिकट साइज इज अराउंड 1 to 10 लाख के आसपास एंड आपका यील्ड, ठीक है, मतलब जो रेट पे आप लेंड कर सकते हो कस्टमर्स को, तो दैट इज़ अराउंड 18% के आसपास. तो यील्ड है मतलब इट इज स्टेबल, मतलब स्टेबल नहीं मतलब बहुत ही अच्छा है एंड वो सिक्योर प्रोडक्ट भी है. तो यहाँ पे कंपनीज अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन योर माइक्रो लैब वाले सेगमेंट में, तो क्योंकि वहाँ पे यील्ड एक्रेटिव है एंड मार्जिन ज़्यादा है एंड सिक्योर्ड भी है. तो माइक्रो लैब 20% के आसपास है. दूसरा हो गया उनका MSME दैट इज़ अराउंड 14% के आसपास. फिर देर आर वेरियस अदर सेगमेंट लाइक टर्म लोन देते हैं फॉर टू द NBFCs, अदर बैंक्स, वो दैट इज़ अराउंड 7%. फिर टू व्हीलर लोन्स, गोल्ड लोन्स हो गया, वो बहुत ही छोटे सेगमेंट है, तो 2-3-4% वहाँ से आता है. एंड द रिमेनिंग 30% इज द अनसिक्योर्ड ग्रुप लोन, जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में जो लेंडिंग करता है. अभी उनका थोड़ा लाइबिलिटी साइड में अगर देखूँ तो डिपॉजिट्स में दे ग्रो अराउंड 24% डिपॉजिट का ग्रोथ है एंड कासा रेशियो स्टैंडर्ड अराउंड 17%, 18% वर्सेज 20% YoY. तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है, तो कासा रेशियो बढ़ेगा तो दैट इज़ गुड क्योंकि वो तो फ्री मनी हो गया फॉर द बैंक, क्योंकि करंट अकाउंट में यू गेट अराउंड 2-3% का इंटरेस्ट रेट एंड करंट अकाउंट में तो 0%, सेविंग अकाउंट में 2-3% ही मिलता है. तो कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट उनके लिए बहुत कम रहता है इन योर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. तो मतलब जितना ज़्यादा होएगा दैट इज़ गुड फॉर द बैंक. ऑल्सो दे हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया. तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी किया था, तो उनको तो लाइसेंस मिल गया इन दिस क्वार्टर ओनली उनको मिला. अभी जब ये लाइसेंस मिलता है, ठीक है, तो आपका मतलब सब देयर इज़ अ गुड चांस कि आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो नीचे आएगा क्योंकि आपका रेटिंग बढ़ता है. यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद RBI एज अ प्रॉपर यूनिवर्सल बैंक. ठीक है. फ्रॉम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक. फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आपको कम करना पड़ेगा, तो दैट इज़ गुड क्योंकि कौन सबको Tier 1 सिटी में लेंडिंग करना है, दैट इज़ क्योंकि वहाँ पे बेस्ट कस्टमर है. Tier 3, 4, 5 सिटीज़ में उतने कस्टमर्स का क्रेडिट क्वालिटी, क्रेडिट प्रोफाइल थोड़ा कम रहेगा, मतलब थोड़ा क्या बोल सकते हैं, नॉट दैट गुड कंपेयर टू द Tier 1 वाला जो कस्टमर है. ठीक है. तो एज दे गेट अ लाइसेंस तो उनको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में थोड़ा कम वेटेज देना पड़ेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड कि दे आर गोइंग मोर टुवर्ड्स गुड कस्टमर्स एंड जिसका क्रेडिट प्रोफाइल, जिसका सिबिल स्कोर ज़्यादा है. तो इसके लिए भी उन्होंने जून में अप्लाई किया. उसके लिए भी थोड़े मेट्रिक्स से थोड़े रूल्स है कि यू हैव टू अबाइड दैट रूल्स एंड उसके बाद ही यू कैन अप्लाई. तो क्या रूल है कि आपका जो 3 साल का जो GNP है, consecutive 3 years, it should be less than 3%, GNPA less than 3% and NNPA less than 1% for 3 consecutive years. उसके बाद ही आपको मिल सकता है. तो अभी इनको अभी ये तो प्रॉब्लम हो गया उनके लिए भी कि सबका अभी माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए उनका भी एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है. तो GNPA उन्होंने मेंटेन किया अराउंड 2.8% के आसपास. NNPA वो 0.9 था. तो बट वो कैसे 0.9 है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेलरेटेड प्रोविजन किया. ठीक है. तो एक होता है आपका स्टैंडर्ड प्रोविजन, जो मतलब आपको सब स्टैंडर्ड एसेट अगर हो गया, डाउटफुल एसेट हो गया, तभी करना पड़ता है. बाय द वे, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दीज टर्म्स, तो आई हैव मेड अ पूरा एक कोर्स बनाया
अराउंड 6-7 घंटे का, 6 घंटे का। दैट इज़ आपको पूरा पूरा लेंडिंग स्पेस, ठीक है, फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम एनबीएफसीज, फ्रॉम हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी, एमएसएमई लेंडर्स हो गए, यूनिवर्सल बैंक्स हो गए, बड़े बैंक जो भी है। तो यहाँ पे आई हैव मतलब पूरा बिगिनर लेवल से समझा कि व्हाट टू लुक आउट वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द बैंक, कैसे काम करता है बैंकिंग का बिजनेस मॉडल, क्या है, क्या मैट्रिक्स देखना है, क्या चेकलिस्ट है, P2P एनालिसिस भी किया है। एंड माइक्रो फाइनेंस अभी जो सिचुएशन करंटली जहाँ पे टर्न अराउंड हो रहा है, ठीक है, पूरा माइक्रो फाइनेंस स्पेस इज टर्निंग अराउंड, कलेक्शन एफिशिएंसी सबका बेटर हो रहा है, ये सब जो टर्म्स है, क्या कौन सा बेटर कर रहा है इन दिस सेगमेंट, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दैट कोर्स। तो 6 घंटे के आसपास का आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए स्किल सेट बिल्डअप हो जाएगा कि आपको क्या देखना है क्या नहीं, फॉर एनालाइजिंग एनी ऑफ द लेंडिंग प्लेयर राउंड, ठीक है। तो उन्होंने एक्सेलरेटेड प्रोविजन किया। तो अभी जब भी एक्सेलरेटेड प्रोविजन करता है, ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में दैट इज़ अ नेगेटिव साइन है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट आपका एक्सपेंस है, ठीक है, ऑन योर इनकम स्टेटमेंट। तो 150 करोड़ के आसपास का उन्होंने एक्सेलरेटेड प्रोविजन किया। तो इसलिए उनका पैट जो था, अगर निकाल दूँ, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेटेड प्रोविजंस, द पैट में ग्रोथ है 20%। बट अगर ये एक्सेलरेटेड प्रोविजन अगर इंक्लूड कर दो, ठीक है, तो उनका डी ग्रोथ हो गया अराउंड 40% इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो बॉटम लाइन है, ठीक है। एंड उनके टॉप स्टेट्स भी देखो तो सबसे ज़्यादा वेटेज उनका महाराष्ट्र में अराउंड 14%, फिर तमिलनाडु, कर्नाटका इज अराउंड 12-13% दोनों, एंड ऑल्सो गुजरात अराउंड 9-10%। तो ये 3-4 जो स्टेट्स है, मेजरली 40-45-50%, तो ये 4 स्टेट से ही आता है उनका AUM। एंड अभी अगर उनका अगर रिटर्न रेशियोज भी देखो, ठीक है, ROA नंबर्स एंड ROE नंबर्स एडजस्टेड अगर देखो विदाउट इंक्लूडिंग दैट एक्सेलरेटेड प्रोविजन, तो दैट वुड बी अराउंड 2.6% एडजस्टेड ROA वर्सेज 2.5 क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो वो इम्प्रूव है। ROE नंबर 23.7 हो गया एडजस्टेड वर्सेज 21.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड विदाउट मतलब जो कोर, जो मतलब एक्चुअल जो नंबर है, actual ROA was around 1.1 versus 1.4 and ROE was around 9.8 versus 12.3। उनका वही गाइडेंस पे आ जाता है कि क्या गाइडेंस है। तो उनको है ना, उनका जो सिक्योर्ड वाला बुक लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 62% सिक्योर्ड था, एंड अभी वो हो गया 71% सिक्योर्ड। सिमिलरली अनसिक्योर्ड उल्टा होएगा, 38% था, वो अभी 29 हो गया इन Q1 FY26। तो उनको क्या लग रहा है कि उनका जो सिक्योर्ड वाला बुक है दैट कैन ईजिली ग्रो एट 35-40%। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि भाई आपका ग्रोथ अच्छा आ रहा है इन द सिक्योर्ड। बट वो अनसिक्योर्ड वाला जो सेगमेंट है, जहाँ पे आपका यील्ड ज़्यादा था, मतलब यू कैन चार्ज बेटर रेट टू द कस्टमर, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, क्योंकि वो कस्टमर भाग भी जाता है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो यू कैन चार्ज बेटर रेट टू दैट, मतलब हायर रेट, तो वो वाला कंप्रेस हो रहा है। बट ये एक प्रॉब्लम है। तो उनका जो 35 उनका ये क्वार्टर भी सिक्योर्ड वाला बुक जो है दैट ग्रू 36% एंड अनसिक्योर्ड डी ग्रू 12% YoY। तो उनका यही है कि अभी उन्होंने बोला है कि अभी ये जो डी ग्रोथ वाला जो फेज़ है दैट विल कंसोलिडेट, मतलब अभी कोई डी ग्रोथ आने नहीं वाला है इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। एंड ऑल्सो वो जो कासा रेशियो था उनका, वो बोल रहा है कि वो 20% के आसपास हो जाएगा इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो कासा रेशियो बढ़ रहा है। आपका अनसिक्योर्ड वाला जो हाई यील्डिंग वाला बुक है, वहाँ पे अभी डी ग्रोथ तो आना एटलीस्ट बंद हो जाएगा, इट विल कंसोलिडेट। एंड उन्होंने बोला ये साल में वो थोड़ा पॉजिटिव प्लस मतलब ग्रोथ आ भी सकता है, मिनिमम ग्रोथ आएगा, बट उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं आएगा, बट मिनिमम ग्रोथ आ सकता है। तो आपका निम्स अभी जो उनका निम्स जो इतना कंप्रेस हुआ है, ठीक है, इनका अभी करंटली निम्स अगर देखो इट स्टैंडर्ड 6.9% वर्सेज 7.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो ये उन्होंने बोला ये जो नंबर है 6.9 वो अभी आगे जाके इम्प्रूव होगा। तो दैट इज़ गुड कि निम्स अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। जो इतना गिरा है, ठीक है, सबका गिरा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका ही गिरा है। तो सबका जो निम कंप्रेशन है, क्योंकि सब ऑल वर गोइंग इनटू द सिक्योर्ड वाला सेगमेंट। अभी जब भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है, तो आपको अनसिक्योर्ड वाले में थोड़ा एक्सपांड तो करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका मार्जिन्स विल बी बेटर। तो दैट वो जो निम्स है दे आर टारगेटिंग वो 7.2-7.3 हो जाएगा बाय एंड ऑफ, दे विल एग्जिट दिस ईयर बाय अराउंड 7.2-7.3 इन FY26। उनका गाइडेंस और है कि उनको 70 ब्रांचेस ऐड करने हैं, 8 ब्रांच ऐड किए इन दिस क्वार्टर। एंड उनका और अगर देखो तो लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो दैट इज अराउंड 20% दे वांट टू ग्रो इन FY26। डिपॉजिट में भी, लाइबिलिटी साइड में भी डिपॉजिट का ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 20%, 18-20%। पैट में ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग 30% के आसपास। ROA नंबर्स 1.6-2% होएगा, अभी अराउंड 1.1 जो परसेंट है वो भी इंक्रीज होगा, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड ROE इट कैन गो टू 15-18%।
ऑल्सो अभी जो सिक्योर्ड वाला बुक दैट इज अराउंड 70 to 73%, वो बोल रहे हैं वो अराउंड 80% हो जाएगा। बट वहाँ पे अभी ये यहाँ पे सिक्योर्ड वाला जो बुक बढ़ रहा है, ठीक है, बट दे आर गोइंग मोर इनटू हायर यील्ड सिक्योर प्रोडक्ट्स, मतलब ये माइक्रो लैब वाला सेगमेंट, वहाँ पे वो अच्छा खासा एक्सपांड कर रहे हैं, क्योंकि दे कैन चार्ज देयर अराउंड 17-18% को यील्ड मिल रहा है। एंड उनका करंटली यील्ड देखो, इट इज़ अराउंड 16.5%, लास्ट क्वार्टर 16.6 था। तो उन्होंने बोला यील्ड भी अभी कंसोलिडेट होगा या इम्प्रूव होगा, एंड निम्स भी कंसोलिडेट या तो इम्प्रूव गोइंग अहेड, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड एनपीएस उन्होंने बोला है दैट वुड बी लोअर इन Q2। एंड अभी ऑल्सो निम्स इंप्रूवमेंट का और एक साइन ये है कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आ रहा है, ठीक है, जो आरबीआई अभी रेपो रेट कट कर रहा है, ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो बेनिफिट देम, क्योंकि उनका अराउंड 94% जो बुक है दैट इज एट फिक्स रेट, ठीक है, मतलब आरबीआई इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आरबीआई जो रेट कट करता है या बढ़ाता है, ठीक है। इफ़ यू आर लेंडेड एट 12%, आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग 6 है, ठीक है, अभी आरबीआई ने रेट कट कर डाला तो आपका 6 से वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग आ जाएगा 5, अगर एज्यूम करूँ 1%, बट वो आपका जो रेट पे आपने चार्ज किया दैट विल रिमेन इंटैक्ट, क्योंकि 94% जो बुक है उनका फिक्स रेट पे, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका निम्स एक्सपांड होगा इन कमिंग क्वार्टर्स, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड सिक्योर्ड बुक 80% बाय एंड ऑफ FY26, अभी अराउंड 72 to 73 है टिल H1 के एंड तक, वो उन्होंने वो बोला। अभी ये पूरा सेगमेंट, ठीक है, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला जो सेगमेंट है, अभी तक सबसे अच्छा ग्रोथ आया है ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, दैट इज अराउंड 20% के आसपास। उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है अराउंड 18-20%। उसके बाद इट वुड बी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक अराउंड 16%, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस भी है अराउंड 16%, बट कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का उनको तो कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, देन टू दे आर ग्रोइंग एट अ सच अ लो रेट, ठीक है, मतलब इनका माइक्रो फाइनेंस में कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, 0.2% का खाली डिपेंडेंसी है, वो भी इनडायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली लेंड किया है टू द एनबीएफसी, दैट इज माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी को लेंड किया, तो मतलब आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं, देन टू जो है ग्रोइंग एट 16% के रेट से ग्रो कर रहे हो, तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सूर्योदय हो गया, उज्जीवन का अराउंड 11% के आसपास का ग्रोथ है। जना इज ग्रोइंग एट 16% बाय हैविंग 30% एक्सपोजर इन माइक्रो फाइनेंस। सूर्योदय का अराउंड 45-50% के आसपास एक्सपोजर है माइक्रो फाइनेंस, दे आर ग्रोइंग 20%। एंड सूर्योदय का सबसे अच्छा गाइडेंस है इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखो सबसे अच्छा ग्रोथ गाइडेंस इज ऑफ सूर्योदय, दैट इज अराउंड 30-35% लोन बुक ग्रोथ फॉर FY26, ठीक है। एंड अभी भी इन दिस Q1 सबसे अच्छा ग्रोथ उनका ही आया है। फिर आता है आपका उत्कर्ष, ईसाफ, ये सब का तो ग्रोथ बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। उत्कर्ष का आई गेस ग्रोथ था अराउंड 1-2% का ग्रोथ था, ईसाफ का भी 1% के आसपास 0.7-0.8% का ग्रोथ था, तो वहाँ पे तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया, मतलब बहुत प्रॉब्लम है उनको, ठीक है। उनका एनपीए है स्काई रॉकेटेड, 11% का एनपी हो गया जीएनपीए उत्कर्ष का। कलेक्शन एफिशिएंसी में भी अभी तक कुछ खास इंप्रूवमेंट आया नहीं है, ठीक है, बट दूसरे लोग का अभी स्टेबलाइज हो रहा है, ग्रोथ भी इज कमिंग बैक, डिसबर्समेंट्स आर इंक्रीजिंग, तो दे आर बेटरली प्लेस्ड कंपेयरिंग टू द अदर प्लेयर्स। एंड कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखो तो जीरो बकेट, मतलब जो टाइम पे पेमेंट कर रहे थे वो कस्टमर्स का अगर देखो तो जून में अराउंड 98.7 हो गया, अप्रैल में अराउंड 96.4 था, तो वो भी इम्प्रूव हो रहा है, तो जितना ज़्यादा हो रहा है इट इज़ गुड। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, मतलब अगर आपको 100 रुपया कलेक्ट करना है EMI इन दिस मंथ, जो जो टाइम पे पेमेंट कर रहे थे कस्टमर्स, ठीक है, उसका अगर देखो तो वो दैट वाज अराउंड 98 रुपीज़ आपको आया, ठीक है, तो 98% कलेक्शन एफिशिएंसी हो गया। अप्रैल में था 96%, तो 96 से 98 हो गया, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड डिसबर्समेंट में आगे जाके उन्होंने बोला इट वुड इंक्रीज अलॉट, तो दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि अभी तक सब लोग कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि उनको मतलब कोई उनका खुद के बुक में इतना प्रॉब्लम था कि कोई लोन पेमेंट ही नहीं कर रहा था, तो उन्होंने रिकवरी ऑफिसर्स हायर किए। उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी देखो तो कॉस्ट टू इनकम उनका अराउंड 65% के आसपास का उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो है। उन्होंने बोला वो अभी ये रेंज में अराउंड 60-65% के आसपास ही रहेगा इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो रिकवरी ऑफिसर जो हायर कर रहे थे इतने, ठीक है, तो पहले कैसा था कि उनका अगर 100 कस्टमर है, 100 एम्प्लॉय है, दे वर द वन, जो टीम में उनके, तो दे वर द वन दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्समेंट, जो लोन देने का काम भी वही कर रहे थे एंड लोन कलेक्ट करने का भी, EMI कलेक्ट करने का भी काम वही कर रहे थे। बट अभी एज द प्रॉब्लम मतलब स्टार्ट हो गया Q2 Q1 के एंड तक ऑफ FY25, ठीक है, 1 साल पहले, तो उनको मतलब प्रेशराइज हो गया कि कोई पेमेंट तो दे नहीं रहा है, तो हम उन्होंने क्या किया कि एक सेपरेट टीम बिठाया
फॉर कलेक्शन एंड एक सेपरेट टीम फॉर डिसबर्समेंट। तो नए एम्प्लॉय हायर किए, उनको ट्रेनिंग दिया, तो ये सब का कॉस्ट तो बढ़ ही गया। तो इसलिए सबका इनकम खत्म हो रहा है, इनकम माइनस हो रहा है आपका, मतलब इनकम में कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, एंड आपका कॉस्ट तो रिकरिंग है एंड वो तो बढ़ भी रहा है। तो आपका कॉस्ट टू इनकम सबका स्काई रॉकेटेड। उत्कर्ष का भी अराउंड 70-75% का तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है। पहले अराउंड 60% था। तो मतलब सबका बढ़ गया कॉस्ट टू इनकम। तो दैट वाज बैड साइन, क्योंकि ऐसे अगर बढ़ रहा है तो वो प्रॉब्लम है, बट अगर टेक पे काम कर रहा है, ब्रांच ऐड कर रहा है, तो वो उससे कुछ उससे मतलब इट इज़ गुड फॉर द कंपनी, क्योंकि वो एक्सपांड करने के लिए कर रहा है। बट ये सब रिकवरी ऑफिसर ज़्यादा बेटर है, इसलिए कॉस्ट टू इनकम बढ़ रहा है, तो दैट इज़ अ बैड साइन। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।